हाँ, तो इससे पहले लेक्चर में अपन कहाँ तक थे? अपन ने क्या देख लिया था? अपन ने बाइंडिंग एनर्जी देखी थी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी के बाद क्यों होता है बाइंडिंग एनर्जी, ये सब चीज़ देख लिया था। बाइंडिंग एनर्जी क्यों निकलती है? जब न्यूक्लियाई फॉर्म होता है न्यूक्लियॉन से, तो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी बनती है। ठीक है, जो एनर्जी निकलती है उसी को अपन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अच्छा, मैंने मास डिफेक्ट के बारे में बताया था। मास डिफेक्ट क्या होता है? जैसे कि एक न्यूक्लियाई बनी हुई किससे है? न्यूक्लियॉन से बनी है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनी हुई है। तो मतलब मान ले कि यहाँ पे एक एटम है लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 6 होता है, 7 होता है? लिथियम का, लिथियम का मास नंबर चल 6 मान लेते हैं, ठीक है। मास नंबर 6, तो उसके पास 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है ना। जब तुम 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन के मास को इंडिविजुअली जब जोड़ोगे, वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू लिथियम के मास से। वो क्यों आया? क्योंकि कुछ मास इतने बनने में, इससे बनने में, मतलब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनने में कुछ मास क्या होगी, गायब होगी। उस किस फॉर्म में अपन को नजर आया? बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में अपन को नजर आया। चल अब ठीक है, अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के ऊपर। तुमने सुना होगा कि ये वाला न्यूक्लियस स्टेबल है, आयरन स्टेबल है, लिथियम स्टेबल है, जिंक स्टेबल है, यूरेनियम स्टेबल नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है। तो ऐसा स्टेबिलिटी अपन को पता कैसे चला, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो देखो, सबसे पहले मुझे बाइंडिंग एनर्जी सबसे छोटे वाले एटम का लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। सबसे छोटा एटम तेरे हिसाब से कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है भाई? एक प्रोटॉन, उसका मास नंबर भी 1। क्या ये एक प्रोटॉन ही है? ये तो भाई किसी चीज से मिलके नहीं बना है ना, ये बस एक प्रोटॉन ही है। क्या इसमें बाइंडिंग एनर्जी जैसा कोई खेल होगा? नहीं होगा। बाइंडिंग एनर्जी कब होता था? जैसे कि मान ले कि 2 प्रोटॉन है किसी में, 2 न्यूट्रॉन है, तब इसमें बाइंडिंग एनर्जी, तब ये लोग मिल के कुछ बनता था। मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलके क्या बना? हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम बना, है ना। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हीलियम बना। इस पे भाई ये सब मिलके बन सकता है, बट ये एक्चुअली में एक प्रोटॉन ही है। इसको और क्या तोड़ोगे, है ना। इससे हीलियम बनता था प्लस बाइंडिंग एनर्जी मिलता था अपन को। अब हाइड्रोजन 1 जो है भाई वो प्रोटॉन ही है, ठीक है, उस पर और कुछ है नहीं। तो अपन लेते हैं सबसे छोटा जो होता है वो होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। इसको प्रोटीनियम कहते हैं, हाइड्रोजन का पहला। ड्यूटेरियम क्या होता है? हाइड्रोजन ही होता है, बट उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। उसका मास नंबर कितना होता है? 2 होता है। हमने 3 आइसोटोप की बात की थी हाइड्रोजन की, कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्यूट्रियम की बात की थी। तो सबसे छोटा जो एटम न्यूक्लियाई जो है जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी होता है वो कौन होता है? H11 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझ में आ गया? क्योंकि वो एक्चुअली एक प्रोटॉन ही है भाई। अब उसको प्रोटॉन से मिलके ही प्रोटॉन बना रहे हो, तो भाई यहाँ पे क्या बाइंडिंग एनर्जी जैसा कोई चीज तो होगा नहीं। बाइंडिंग एनर्जी कब होता था? जब 3-4 जब न्यूक्लियॉन मिलता था। तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन का आइसोटॉप जो कि क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होता है भाई? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ये मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोजन 1 2 बनाता है, ड्यूटेरियम बनाता है। अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी वाला खेल होता है। बाइंडिंग एनर्जी अब इसमें निकलती है, ठीक है। समझ में आ गया अपन लोग क्यों हाइड्रोजन H11 क्यों नहीं लेते, H12 क्यों लेते? क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। अच्छा, तो ये बोला गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बताया गया, वो कितना आया? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हेवी हाइड्रोजन लिख रहा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? हेवी हाइड्रोजन। तुम लोग हेवी हाइड्रोजन का मतलब समझ चुके हो। हेवी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का आइसोटॉप क्या हुआ? ड्यूटेरियम जो H12, ठीक है, H12, ठीक। उसका इसने बाइंडिंग एनर्जी पता क्या बाबू? ट्रिटियम वाला भी हो सकता है, बट अपन को लेना है शुरुआत यहां से हुआ, इंड कहीं तक हुआ, तो ऐसे करके अपन लिख रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग हाइड्रोजन से क्यों नहीं किए? क्योंकि वो बस एक प्रोटॉन ही है। तो स्टार्टिंग करने के लिए अपन को इससे स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। अभी हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। जो क्या होगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया, ड्यूटेरियम होगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी बताया गया इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस हाइड्रोजन का जो बाइंडिंग एनर्जी है कितना है?
1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड दैट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, मास नंबर इसका वेरी करता है, बट 238 अपन इधर ले रहे हैं, ठीक है, 92 38, ठीक है। यूरेनियम, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी जो बताया गया, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी जो बताया गया वो बताया गया उसका बाइंडिंग एनर्जी बताया गया वो बताया 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां इसका बाइंडिंग एनर्जी देख 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कहां इसका बाइंडिंग एनर्जी देख वो 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तुम लोग समझ भी सकते हो बाइंडिंग एनर्जी इतना कम क्यों है, क्योंकि भाई हेवी हाइड्रोजन में क्या ही होगा, एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा, है ना। और यूरेनियम का देख 238 न्यूक्लियॉन्स है, मतलब कि 92 तो भाई इसमें प्रोटॉन होगा ही, और जो बच गया 238 माइनस 92 उतना क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, है। तू खुद सोच, इतना सारा जो न्यूक्लियॉन है उसको बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिकली मेरी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसीलिए यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, ज्यादा होता है, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, यहां तक जब अपनी बात समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोलता है, आगे वो बोलता है, आगे बोलता है बाइंडिंग एनर्जीज इंक्रीज विथ मास नंबर। इधर अपन को दिखा भी, जैसे जैसे मास बढ़ता गया, हाइड्रोजन का मास कम, उसका बाइंडिंग एनर्जी कम, जैसे जैसे मास बढ़ गया लिथियम पे जाओगे, लिथियम पे जाओगे, आयरन पे जाओगे, जिंक पे जाओगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे मेरा क्या होता जाएगा, मेरा मास नंबर बढ़ता जाएगा, तो मेरा बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। दूसरा बात ये बोलता है बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज विथ मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज विथ मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तुमने उधर उसको देख भी लिया। अब इसका मतलब, अब इधर से इन्होंने बताया, इसका मतलब दिस मीन्स आयरन का एटॉमिक नंबर बताइयो 26, Fe 26, इसका मास नंबर कितना होता है 56, है ना, आयरन 26 56, इसका मेरे को बाइंडिंग एनर्जी बताया, हैव बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। Fe का बाइंडिंग एनर्जी 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट ऑफ यूरेनियम 92 238 इज इक्वल टू कितना है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी देख कितना है, 492 है, क्योंकि इसका मास कम है ना, और क्योंकि यूरेनियम का मास इतना ज्यादा है 298 है 238 है, इसलिए उसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है 1800 है। तो इसका मतलब इन्होंने बताया स्टेबिलिटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी के, हाँ यस सर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा, मतलब कि जो जिसको अच्छा से बाइंड करके रख रहा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी। बट दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू। व्हाई दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि आयरन का जब तुमने ग्राफ मैंने तुम्हें एक बताया था, जब इस चैप्टर को जब स्टार्ट ही कर रहे थे, तो मैंने क्या बताया था 20 तक भाई सेम रहती है, उसके बाद स्टेबिलिटी बिल्ट ऐसा कुछ हो जाता है, इधर वाला का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज्यादा होता है तो इसको कम करना होता है, और इधर का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कम होता है तो इसको ज्यादा करना होता है। मैंने इसी स्टेबिलिटी पे बताया था कि सबसे स्टेबल न्यूक्लियस किसकी होती है, आयरन की होती है, आयरन की न्यूक्लियस सबसे स्टेबल होती है, ठीक है। अच्छा, तो इधर तो स्टेबिलिटी उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम आई, तो मतलब ये कम स्टेबल दिखा रहा है डेट ऑफ आयरन के, है ना, डेट ऑफ यूरेनियम के। बट अपन को क्या पता है यूरेनियम जो क्या होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, वो अनस्टेबल होता है, बट ये वाला क्या होता है, ये तो स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आयरन ऊपर से। तो स्टेबिलिटी जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, इसको लिखोगे ठीक है, इसको लिखोगे फिर इसको कट करोगे, नहीं करती है। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे, ठीक है। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी, बट इन रियलिटी आयरन इज मोर स्टेबल, आयरन 56 इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन पे। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। स्टेबिलिटी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पे नहीं डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। अब तुम इधर से एक चीज समझो, देखो बाइंडिंग एनर्जी 492 है, ठीक है। इसको 492 को तुम जब 56 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें एक का आ जाएगा, एक के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी, है ना। तुम इसको इससे अगर डिवाइड करोगे, 492 को अगर 56 से डिवाइड करोगे, 56 न्यूक्लियन के पास कितना एनर्जी है? 492 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ठीक है। एक के पास कितना होगा? 492 बाई 56, ठीक है। तो जिसका ये वाला ज्यादा, जिसका ये वाला वैल्यू ज्यादा, यूरेनियम का भी करोगे तो कैसे आएगा? वो 1800 बाई 238 आएगा, है ना। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, पर न्यूक्लियन ज्यादा, ये पर न्यूक्लियन ही है, पर न्यूक्लियन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जब अपन ने जब इसको कैलकुलेट जब करा ना, अपन ने जब इसको जब कैलकुलेट करा तो मेरा आया, तो मेरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आया आयरन का, Fe ले लेते हैं, Fe 26 56 26 56, इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना भाई? 26, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 30, है ना। अच्छा, तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी मेरा कितना दिया हुआ है? 492 दिया हुआ है, 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर न्यूक्लियन कितना आएगा? पर न्यूक्लियन कितना आएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आएगा? इज इक्वल टू 492 बाई 56, ये आएगा तुम्हारा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पर का आया 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस पेज को थोड़ा छोटा कर सकता हूं क्या? क्योंकि अपन को इधर ज्यादा छोटा हो गया क्या? ठीक है, अच्छा। हाँ, आयरन का अपन ने देख लिया, एक बार अब यूरेनियम का देखते हैं अपन, ठीक है। यूरेनियम का देखते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर ब्रो 92, मास नंबर 238। इसका मैंने बाइंडिंग एनर्जी क्या बताई थी? 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होगा? 1800 बटे 238। तो ये वाला वैल्यू तुम्हारे आसपास आएगा 7.5 के शायद, हाँ। तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारा 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देख आयरन का है और ये देख यूरेनियम का है, क्या इन दोनों में बहुत डिफरेंस है ना? ये देख 8.8 है और ये 7.5 है। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला जाता है स्टेबिलिटी के लिए। इधर पता चल गया अपन को स्टेबल कौन है, इसलिए आयरन ज्यादा स्टेबल है। आपसे अगर पूछेगा कि बाइंडिंग एनर्जी पे क्या स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, तो बोलोगे कि नहीं, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे, है ना। अब एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है। ये ग्राफ, ये मत पूछना कि ये ग्राफ मतलब कि कैसे आप बनाओगे, कोई कोई एक ग्राफ होती है जो तुम बना लेते हो कैलकुलेशन के यूज करके, ठीक है, जो वेरी करती है वगैरह वो तुम कर लेते हो। बट जो ग्राफ एक्सपेरिमेंटली बनती है ना, उसके साथ तुम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो ऑलरेडी बनी हुई है, एग्जिस्टिंग है, वो एक्सपेरिमेंट से बनी है। तो ये ग्राफ जो बना हुआ है वो एक्सपेरिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो कर्व हम लोग बनाते हैं, कर्व होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। विजिबल हो रहा है? ठीक है, घूमेगा नहीं क्या ये? हाँ, वो स्ट्रेट लाइन का तो होगा नहीं, ये चाहिए ना। चल छोड़ हटा, इतना क्यों करें। यहाँ पे 2 मान ले, 2 2
3 4 5 6 7 एंड 8, बस इतना ही है, 8 तक है। इधर हम लोग लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। और इधर अपन लेते हैं मास नंबर, इधर अपन क्या लेते हैं, मास नंबर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें जैसा बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी हमारा स्टार्ट कहां से होता है, वाली बात स्टार्ट कहां से होती है, हाइड्रोजन का, हेवी हाइड्रोजन से, जो कि क्या है, ड्यूटेरियम से। तो यहां से स्टार्ट होती है बात, यहां से कलर चेंज हो गया क्या इसका, हाँ इधर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इधर तक गया 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 गया, 7 तक आया, 7 तक आया, कम हुआ, 7.5 तक आया, फिर कम हुआ, 8 तक गया, फिर कम हुआ, फिर ये कर्व कुछ ऐसा होता है, फिर लास्ट में जाके ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहां पे देख, यहां पे होता है तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है। कौन वाला हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम 1 2 वाला। इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना मैंने बताया था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कुछ इस तरह के पास आता है। इधर होता है तुम्हारा दिया हुआ है हीलियम, ठीक है, ठीक है। इधर होता है तुम्हारा हीलियम, हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7। उसके बाद होता है तुम्हारा, यहाँ पे आता है 7.6 के आसपास आता है तुम्हारा कार्बन, कार्बन। उसके ऊपर 8 के आसपास आता है तुम्हारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है इधर, जो कि क्या होता है 8.8 जिसका होता है, जो मैंने किसका बताया था, आयरन का, आयरन Fe। और सबसे लीस्ट जो होता है, लीस्ट स्टेबल जो होता है, जो इस तरफ जो आता है, कितना मैंने उसका निकाला था, 7.5 के आसपास निकाला था ना, यूरेनियम का 7.5, 7.5 ब्रो, 7.5, 8.8 उसका, तो यूरेनियम 92 238, ठीक है। यहां पे यूरेनियम, ये देखा गया कि मास नंबर 30 से लेकर के 80 तक, 50 से लेकर के 80 तक, मास नंबर 50 से लेकर के 80 तक लगभग सारा स्टेबल है। मास नंबर 50 से लेकर के 80 तक सब स्टेबल है, ठीक है। मास नंबर 50 से लेकर के 80 तक सब स्टेबल है। उसके बाद वाला यूरेनियम तो भाई लीस्ट स्टेबल, ये वाला अपने स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा। अब देखो अब क्या होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे बता देता हूं। अब आगे पता है क्या होगा, आगे होगा ये, यूरेनियम को अगर अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो इसको कहां मूव करना पड़ेगा, पीछे के साइड मूव करना पड़ेगा। ये क्या करता है, यूरेनियम अपनी स्टेबिलिटी दिखाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या होता है, यहां से हम लोग दो चीज समझेंगे, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। यूरेनियम क्या करता है, यूरेनियम इज अनस्टेबल क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा है। अगर इसको अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब इसको इस साइड में आना पड़ेगा। इस साइड में आने के लिए पता है ये क्या करता है, ये अपने न्यूक्लियस को 2 भाग में तोड़ देता है, ठीक है। जैसे ये टूटा तो इसका भी एटॉमिक मास नंबर कम हो गया, इसका भी मास नंबर कम हो गया। तो ये जो 2 न्यूक्लियाई में टूटा, ये कुछ स्टेबिलिटी बिल्ड के आसपास आ गया, ठीक है। तो अब जाके ये स्टेबल हो गया, ठीक है। ये पता है कैसे स्टेबिलिटी गेन करता है, इसको अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन वगैरह सब अपनी करता है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का एटम दूसरे ड्यूटेरियम से मिलता है, मिल करके बनाता है हीलियम। तुरंत इसकी ये बढ़ गई। अब हीलियम को अपनी और बनानी है, तो हीलियम 2 हीलियम मिलते हैं, वो फिर और बनाएंगे। तो तुम्हें पता चल गया इधर साइड वाला क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, और इधर साइड वाला क्या करता है, न्यूक्लियर फिजन करता है। क्यों, किसको तोड़ करके ये इस साइड में पहुंचेगा। अब एनसीईआरटी लिखती क्या क्या है। और मैंने एक और बात बता दिया, 50 से लेकर के 80 तक के मास नंबर के बीच में सारा स्टेबल होता है, वो ना फिजन दिखाता है ना फ्यूजन दिखाता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी लिखती है कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन मेरा क्या है, फ्रॉम A इज इक्वल टू 50, मास नंबर 50 टू 80, 80 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
लगभग लगभग बराबर होता है 8.5 के, ठीक है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज स्टेबल एंड दीज आर स्टेबल, ठीक है, स्टेबल होते हैं। अच्छा, फिर ये लिखता है Fe, जिसका मास नंबर मेरा होता है 56, ठीक है, जिसका मास नंबर होता है 56, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है तुम्हारा 8.8 के आसपास, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज हाईएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। समझ में आ गया, विच इज मोर स्टेबल। उसके बाद ये लिखता है तीसरा बात, ए ग्रेटर देन 80, ठीक है, ए ग्रेटर देन 80, क्योंकि मैंने बताया कि 50 से लेके 80 तक की भाई बस स्टेबल है। ए ग्रेटर देन 80, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन decreases slowly ये डिक्रीज करता है, एंड फॉर ए इज इक्वल टू 238 या 232 भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है। यूरेनियम का मास बहुत वेरी करता है, ठीक है, अब ये बात हो रही है यूरेनियम की हो रही है 232, ठीक है। इट बाइंडिंग एनर्जी per nucleon reaches to 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दीज हेवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, ये हेवी न्यूक्लियाई जो है जो काफी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। पता चल गया एस 50 से लेकर 80 तक भाई सब स्टेबल। Fe का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि सबसे स्टेबल। जैसे ही अपन ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन 80, मतलब कि जैसे ही मास नंबर 80 से बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता करता रीचेस टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो किसका होता है, यूरेनियम का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये लिखता है एंड, अब जो बात मैंने बताया था, ये वाला ऊपर वाला क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, मतलब टूटेगा। फ्यूजन और फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूज मतलब जुड़ना। नीचे वाला है ना, नीचे वाला करेगा। एंड दे अंडरगो nuclear fission to gain stability। यहां पे दे किसके बारे में बोला गया है, दे बोला गया है जो 80 के ऊपर वाले जो है, ठीक है, उसके लिए बोला गया वो क्या करेगा, न्यूक्लियर फिजन करेगा, ठीक है। और बोलता है, पांचवा बात ये बोलता है, फॉर ए लेस देन 50, ए ग्रेटर देन 50 की तो अपन ने देख लिया, ए लेस देन 50 जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका भी डिक्रीज करता जाता है, डिक्रीज शार्पली क्यों लिखा है देख, हीलियम के बाद डायरेक्टली कितना खटाक से नीचे गिरा हुआ है ना, एक 1.1 है, हाइड्रोजन के बाद होता ही क्या भाई, हीलियम ही होता है ना। इधर से देख कितना शार्पली डिक्रीज हुआ है, इसका कितना 7, इसका कितना 1.1, कितना शार्पली डिक्रीज किया है। इसलिए ये बात लिखता है, क्या लिखता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस शार्पली एंड फॉर ए इज इक्वल टू 2। अब देख ए इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट लिख दिया, मतलब मास नंबर 2, मतलब बात किसकी हो रही है, हेवी हाइड्रोजन मतलब ड्यूटेरियम की। ए इज इक्वल टू 2, इट रीचेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एंड दीज
अब ये हेवी है या लाइटर है? लाइटर है। एंड दीज लाइटर न्यूक्लियाई and these nitrate nuclei are unstable, छह बात बोलता है, they undergo nuclear, क्या करेगा ये? फ्यूजन। ठीक है, क्या करेगा? फ्यूजन they undergo nuclear fusion। डिक्रीज स्लोली हाँ, क्या हो? ये डिक्रीज स्लोली करेगा तो डिक्रीज स्लोली नहीं, स्लोली कहाँ लिखा? डिक्रीज शार्पली। वो नहीं, क्या ये हो? करेगा ये हाँ 6 नंबर जो 6 नंबर, हाँ ये क्या करेगा? न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा। ठीक है, फ्यूजन करेगा। लिखना है क्या इस बात को? लिखना है क्या? पहले स्कैन करेंगे। स्कैन कर लोगे? ठीक है। अब बस अब इसमें कुछ नहीं है। एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है? पूरा बात बोला क्या गया है, क्योंकि इधर से तुम्हें पता चलेगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन होता क्यों है। ठीक है, तुम लोग ये 9 10 से भी तुमने सुनते आ रहे हो कि ये एटम जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन करता है, ये फ्यूजन करता है। तो ये नहीं पता चलोगे कौन सा फ्यूजन करता है कौन सा फिजन करता है। ठीक है, स्पेक्ट्स किसका है? हाँ अच्छा, हाँ तो न्यूक्लियर फिजन मेरा कितना होता है? E इज इक्वल टू 50 से लेकर के A इज इक्वल टू 80 तक मैंने क्या बताया? न्यूक्लियर फिजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेरा कितना होता है? सबसे हाईएस्ट होता है जो कितना होता है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एंड दीज आर स्टेबल। भाई ये ना न्यूक्लियर फिजन करेगा ना न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, कुछ नहीं करेगा ये। ठीक है, दूसरा ये बात बोल रहा है फॉर E इज इक्वल टू 56 एटॉमिक नंबर, 56 मास नंबर सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज हाईएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। हमें पता है आयरन जो होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होता है, 8.8 होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब ये बात बोलता है फॉर ए ग्रेटर देन 50 से लेकर 80 तक तो भाई कुछ नहीं करेगा। ए ग्रेटर देन 50 में क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज स्लोली, डिक्रीज करता जाता है एंड फॉर ए इज इक्वल टू 232 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रीचेस टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज अनस्टेबल। ठीक है, अब मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करती गई, ऐसा पे पहुंच गया कि भाई ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा? दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे ये टूटेगा ये क्या, ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी मास नंबर अब क्या होगी? अब बाइफरफिकेट हो जाएगी और ये किसके बीच में आने लगेगा? ये न्यूक्लियर फ्यूजन करके 2 में टूटेगा और 2 किसके आसपास आ गया? 30 और 80, 50 और 80 के बीच में आने लग गया है ना, तो ये करने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला बात तो हो गया। अब बताता है ऑल्सो फॉर लेस ए इज इक्वल टू लेस देन 50, ए इज इक्वल टू ज्यादा तक का तो बात कर लिया था। लेस देन 50 में क्या होगा? फॉर ए इज इक्वल टू डिक्रीज शार्पली, क्योंकि हीलियम से हाइड्रोजन में कितना जल्दी डिक्रीज हुआ था। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम की केरी कितनी आ गई थी? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई थी। दीज आर लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूज करते हैं और फिर अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक क्वेश्चन पूछा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ हीलियम 24, बेरियम 141, यूरेनियम 92-238, आयरन Fe 2656, आयरन Fe 2656। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अच्छा अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरा दी मास ऑफ लिथियम। लिथियम का मास भाई 6 नहीं होता, 7 होता है। ठीक है, 3 7, न्यूक्लियस इज 0.042 AMU म्यू less than the sum of mass of all its nucleons
द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम इज नियरली द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम 3,7 न्यूक्लियस इज नियरली। ये मेरे को क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेरे को बताना है, ठीक है। हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन क्या बोला, पहले ये समझ में आया? हाँ, मास ऑफ लिथियम इज 0.042 लेस। less. हाँ, इधर ही कुछ बात छुपाया है। अच्छा, मास ऑफ द लिथियम 3,7 न्यूक्लियस इज इतना लेस, इतना कम है, कितना? द सम ऑफ इट्स मास ऑफ इट्स ऑल इज न्यूक्लियॉन्स, इतना कम है, मतलब कि जब वो न्यूक्लियॉन से जब बना तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मेरा क्या होगा? बहुत इजी सा हल्का सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि भाई लिथियम बनता किससे है? 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन से, क्योंकि इसका मास नंबर 7 है ना। ये मतलब कि 7 न्यूक्लियॉन मिलके क्या बना? एक लिथियम बना 3 7। इसमें तो भाई बाइंडिंग एनर्जी निकलेगा, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? पूरे रिएक्शन का बाइंडिंग एनर्जी होगा क्या? मतलब बाइंडिंग एनर्जी इतने और इतने प्लस न्यूक्लियॉन्स का होगा। अब ये बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब हुआ तो मेरा इतना मास कम आया, इतना मास 0.042 लेस देन द सम ऑफ इट्स मास। मतलब इन दोनों का अगर मास मिला के x प्लस वाई था ना, तो इसका मास थोड़ा सा कम आया, x प्लस वाई माइनस इतना कम आया। तो जो मास डिसअपियर हुआ उसके बारे में बता दिया, तो मतलब मास डिफेक्ट बता दिया मेरे को, डेल्टा m बता दिया, जो कितना बताया? 0.042 कितना बताया? म्यू बताया, है ना, 0.042 म्यू बताया। अब मेरे को भाई मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। अब मेरे पास 0.042 मेरे पास आ चुका है। अब देख मास आ गया तो भाई एनर्जी बता दे जाओगे क्या? ये वाले बाइंडिंग एनर्जी बता दे जाओगे क्या? बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है क्या? अच्छा, डेल्टा एम मेरा कितना है? 0.042। सी स्क्वायर क्यों करोगे ब्रो? सी स्क्वायर करना ही नहीं है। सी स्क्वायर से ज्यादा अच्छा तुम इसको क्या कर लो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये आंसर अब किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आंसर आएगा। एसी कर दो ऑन, ऑफ ऑफ ही है। अच्छा, फैन। तो ये कितना आया? 0.042 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 931.5। तो ये आंसर कितना आएगा तुम्हारा? ये आंसर तुम्हारा आएगा, कुछ आया है, चल ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आया है तुम्हारा इतना, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है ब्रो, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है। इन सातों का बाइंडिंग एनर्जी भाई इतना दिया, मतलब कि 7 न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारा कितना आया है? इतना आया है, 0.042 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आया है, ठीक है। एक का कितना होगा? एक न्यूक्लियॉन का कितना होगा? मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होगा? इसका डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे, 42 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा? ये 7 6 42, ठीक है। 0.06 आ गया, 931.6। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे क्या करना है? क्वेश्चन हुआ कैसे कैसे ये भी समझ में आ गया। लिथियम का जो बना था न्यूक्लियस, इतना मास उसमें कम आया, मतलब इसने मास डिफेक्ट बता दिया मेरे को। जब मास डिफेक्ट बता दिया तो भाई अपन बाइंडिंग एनर्जी बता देंगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब अपन सी स्क्वायर क्यों करें? अपन पास एक शॉर्टकट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए, तो डेल्टा एम इंटू क्या कर लेंगे? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। अच्छा, तो जब मेरी बाइंडिंग एनर्जी आ गई तो अब ये बाइंडिंग एनर्जी किसका निकला है ब्रो? 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन का निकला है। अपन को निकालना किसका है? एक का निकालना है, ठीक है। तो एक का क्या होगा?
इस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 7। 4 + 3 7। 7 का इतना था तो 1 का कितना होगा? इतना होगा। समझ में आ गया? हो गया? अच्छा, बढ़ जाओ आगे। अब मेरे को ना एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, चल दोनों ही कर लेते हैं अपन, दोनों ही कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ लिथियम 3 7 एंड हीलियम 2 4 एंड हीलियम 2 4 आर 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, रिस्पेक्टिवली तो अपन नहीं लगाएंगे। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, रिएक्शन मेरे को दिया है, रिएक्शन बोल रहा है जब लिथियम 3 7 कॉम्बाइन होता है एक हाइड्रोजन से, नॉर्मल हाइड्रोजन बोल रहा है, तो मेरा बनता है हीलियम 2 4 प्लस हीलियम 2 4 प्लस एनर्जी निकलती है। ठीक है, मेरे से पूछ रहा है दिस वैल्यू ऑफ क्यू इज, वैल्यू ऑफ क्यू इज, इस क्यू की वैल्यू क्या होगी? हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमें ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो एनर्जी रिलीज होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, नहीं सॉरी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है ना, तो इसमें क्यों निकला है ना? तो प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, तो मेरा क्या आ जाएगा, जो एनर्जी मेरा रिलीज क्यों हुआ है क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा, मेरे को यहां दिया है इस हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया है, 7.06, 7.06। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका दिया है, पर न्यूक्लियन का, बट यहाँ पे है कितना न्यूक्लियन, 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। एक और हीलियम निकला है, इसका भी तो भाई बाइंडिंग एनर्जी सेम ही होगा, 7.06 इंटू 4। समझ में आई ये चीज? अब ये तो भाई प्रोडक्ट की तो बात होगी, अब रिएक्टेंट की बात करते हैं। रिएक्टेंट में मेरा क्या है, लिथियम है, लिथियम का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया है, 5.60। तो ये 5.60 किसका दिया है, पर न्यूक्लियन का दिया है, तो इसको क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और रिएक्टेंट में क्या है, हाइड्रोजन 1 1 है, किसका बाइंडिंग एनर्जी कुछ होता है क्या, H12 का बाइंडिंग एनर्जी होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका तो होता ही नहीं है, ड्यूटेरियम से तो स्टार्ट ही होता है, इसका तो होता ही नहीं है बाइंडिंग एनर्जी, तो इसको लेना ही नहीं है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, रिएक्ट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कर देना है। प्रोडक्ट में मेरा क्या था, 4 इंटू 7.06 प्लस 4 इंटू 7.06, पूरा प्रोडक्ट हो गया मेरा। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में मेरा क्या है ब्रो, रिएक्टेंट में 7 इंटू 5.60 हो गया, बस बात खत्म। यहां से तेरा क्यू आ जाएगा, तेरा क्यू आएगा इधर 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको करना है, ठीक है, इसको घर पे ट्राई करना है एक बार, ठीक है। निष्कर्ष पता चल गया, निष्कर्ष इसमें क्या था, है ना? लिखना है, हाँ लिख ले, लिख। एक अपन ने न्यूमेरिकल से कर लिया ना, एक नंबर वगैरह से कर लिया, तो एक एक्स वाई वैल्यू लेके भी कर लेते हैं ना।
हो गया? नंबर लेके किया था, अब अपन एक वेरिएबल लेके कर लेते हैं, ठीक है? वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है मेरा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन, यहां पे ड्यूट्रॉन बता दिया है, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर x1 एंड x2, ठीक है? द एनर्जी Q इज रिलीज्ड, द एनर्जी Q इज रिलीज्ड, एनर्जी Q रिलीज हुआ, इट्स वैल्यू, मेरे को रिएक्शन क्या दिया है, मेरे को रिएक्शन दिया है हाइड्रोजन 1 2 प्लस हाइड्रोजन 1 2, क्या बनायो, ये बना हीलियम 1 2 4, हीलियम 2 4 प्लस कुछ एनर्जी Q निकला, ठीक है? अच्छा, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है, ठीक है? अच्छा, क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन कितना, ड्यूट्रॉन का दिया और अल्फा पार्टिकल दिया है, हीलियम तो भाई अल्फा पार्टिकल ही होता है ना, हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है, यहाँ पे उसने अल्फा पार्टिकल बोला है, तुम्हें पता है, बट वो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ड्यूट्रॉन का दिया तेरे को x1, ये दोनों ही ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन है, इसका भी x1 दिया है, इसका भी x1 दिया है, और अल्फा पार्टिकल का मेरा कितना दिया है भाई, x2 दिया है। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, अगर सबका निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए क्या करेंगे भाई, 2 से, और इसका क्या करेंगे, 2 से, है ना? अब बस Q निकालना है, Q क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? प्रोडक्ट में कितनी एनर्जी है भाई, 4x2 माइनस 2 2 4 4x1, क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले ले, x2 माइनस x1, आंसर। बस समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में अपन वेरिएबल नंबर लेके किए थे, तो इसलिए अपन को इतना ज्यादा कैलकुलेट वगैरह करना पड़ता, बट एक्चुअली ये है ये चीज बस नॉर्मल, ठीक है? इसको अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये इजिली हो जाएगा। छोड़ दूं क्या, बढ़ाऊं? क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है, टॉपिक है क्योंकि हाँ हाँ हाँ, रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह, क्वेश्चन नहीं है, तो आज एंड करते हैं इसको, ठीक है? क्या हो, कहाँ पे, 4x2 माइनस 4x1, ठीक है, बंद कर दें।